नमस्ते दोस्तों। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। आप ही लोग के कारण आज हमारा चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। एक छोटा-सा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तो इसी से संबंधित एक कोट है जिसमें कहा जाता है कि आपके सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक सपना देखना होगा और उसपे हमेशा कायम रहना होगा। ये नहीं कि आज खेलने का सपना देख लिए, कल फ़िल्म स्टार बनने का सपना देख लिए, परसों बिज़नेसमैन बनने का सपना देख लिए। एक सपना देखें और उस पे विश्वास करें और उस लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत से प्रयास करते रहें जिससे कि आपका लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होगा। थोड़े समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 11 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले कॉप 28 की बातें होगी जिसमें एक मसौदा दस्तावेज में कहा गया है कि सभी देशों को 2030 तक जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर प्रगति दिखानी होगी। ठीक है, एडेप्टेशन पे प्रगति दिखानी होगी। इससे पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मिटिगेशन और एडाप्टेशन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसका सिंपल मतलब होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कि जो समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किस चीज के कारण हो रहा है, तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, उससे बहुत तेज से कार्बन उत्सर्जन होता है, जीएच ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और भी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हमें इसको समाधान के लिए जैसे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, जितना भी सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, क्लीन एनर्जी करना चाहिए। उसके बाद पवन हो गया, डैम से जितना एनर्जी बनता है या फिर वाटर से जितना एनर्जी बनता है, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब कि अगर तापमान बढ़ गया है, ठीक है, और लगातार अनियमितता आ रही है या फिर जितने भी मौसम है वो अनियमित हो गए हैं, बारिश अनियमित हो गए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जीएम फसल, जीएम क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि जो प्रभाव पड़ चुका है, ठीक है, उसमें उस परिस्थिति में हम अपने आप को अगर ढाल लेते हैं, उसी को एडेप्टेशन करने कहते हैं। मतलब कि अडॉप्ट कर लिए उस स्थिति को। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और कॉप 28 के बारे में पढ़ लेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, कॉप 28 में अभी हाल ही में एक वर्ड यूज हुआ है, कूलिंग इमिशन। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, उससे बहुत ज्यादा जो जीएचजी गैस निकलते हैं उससे कारण और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग इसको भी अच्छे से मेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, कूलिंग उत्सर्जन, मतलब कि कूलिंग इमिशन कैसे हो रहा है, इसमें क्या क्या कारक जो है वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं और उसके समाधान के लिए क्या क्या करना चाहिए। ग्लोबल रूप से ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा ली गई है। ठीक है, ये कॉप 28 में, तो ये सारी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। और कॉप 28 से संबंधित और क्लाइमेट चेंज से संबंधित हम लोग 3 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है भारत के भविष्य के विकास के लिए एक रणनीति का निर्धारण, मतलब कि कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। इंडिया के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति का निर्धारण करने की बात की जा रही है, जिसमें आरबीआई द्वारा कहा गया है कि इस बार जो हमारा जीडीपी का इंक्रीजमेंट होगा वो 7% के लगभग होगा। वहीं आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि इंडिया का इकोनॉमी लगभग 6.3% का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान देंगे और कैसे कैसे इसमें समस्याएं आ रही है। जैसे कि अभी वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो जैसे लगातार जो है विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो गया या फिर रूस, फिर अजरबैजान हो गया। ठीक है, वो क्षेत्र में वहां पे युद्ध हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मिड ईस्ट में देख सकते हैं इसराइल हो गया और फिलिस्तीन के बीच में। तो इससे क्या हो रहा है ना कि भारत का जो आपूर्ति चेन है ना वो भी समस्या हो रहा है वहां पे भी। जैसे कि अभी हम लोगों ने इंडिया मिड इंडिया मिड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, तो यहाँ पे भी जैसे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसराइल से बहुत से जो इस्लामिक कंट्री है वो नाखुश है। इससे हमारा जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो भी प्रभावित होता है, उसके भी विकास में बाधा पहुंचती है। और ये सारी चीजों को हम लोग इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और इन युद्ध का जो असर है वो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है पेट्रोलियम, ठीक है, ईंधन की जो आवश्यकता है, पेट्रोल की जो आवश्यकता पड़ती है, वहां पे भी बहुत तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगला आर्टिकल है मुफ्तखोरी, फ्रीबीज जो है उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा, ऐसा धनखड़ कर रहे हैं जो अभी वर्तमान के भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, तो मेनली जो फ्रीबीज जो होता है, कभी भी इलेक्शन से पहले
जो दिए जाते हैं, चाहे वो शराब का दिया गया या फिर पैसे का लालच दिया गया, ठीक है, या फिर कहीं नॉनवेज खिलाया जाता है या फिर पार्टी दिया जाता है, तो ये सारे जो आकर्षण दिए जाते हैं, ठीक है, उसी को फ्रीबीज कहा जाता है। या फिर जो चुनाव आते हैं उससे पहले लोगों को लुभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं या सब्सिडी दे दी जाती है। जैसे अभी सिलेंडर में 300 रुपए सब्सिडी दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इसी को फ्रीबीज कहा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इसको हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसका जो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे होता है। और ये पूरा का पूरा देश का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो लोग अपने टैक्स में कटवाते हैं, तो इसी का दुरुपयोग हो रहा है, इसी की बात कह रहे हैं उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है, मानव तस्करी के शिकार लोगों को साइबर अपराध करने के लिए मजबूर करने के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, इंटरपोल का ये रिपोर्ट है, ठीक है, कि बहुत से लोगों को किडनैप करके और उनसे जबरन ही साइबर अपराध जैसे कृत्यों में ढकेल दिया जाता है और उनसे मजबूर किया जाता है साइबर अपराध को करने के लिए। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिटिगेशन और एडेप्टेशन क्या होता है। हमने थोड़ा सा उसको रिव्यू दे ही दिया था कि मिटिगेशन वो हो गया कि जो समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही है, चाहे भी जैसे कि मौसम की अनियमितता हो या फिर जल स्तर में वृद्धि हो या फिर प्रदूषण का लगातार बढ़ता लेवल या फिर बारिश की अनियमितता, खाद्य सुरक्षा, इस पे जो अनेक प्रकार के देखा जा सकता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए जो लगातार जो हम लोग बैठकें करते हैं वैश्विक स्तर पे, जिसमें जैसे अभी COP28 चल रहा है, ठीक है, इसमें लगातार बात की जा रही है कि कैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, उसके बाद जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम करेंगे। अभी वर्तमान समय में एक और मुद्दा उठा है कूलिंग इमिशन, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर या फिर एसी, जो किसी भी इन्वायरमेंट को कूल करने के लिए जो गैजेट है, ठीक है, जो उपकरण है, उसके लिए उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही हानिकारक गैस ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, जिससे कि और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का समस्या बढ़ता है। तो ये सारी चीजों को इसलिए लाया जाता है जिससे कि हम मिटिगेशन कर सके, ठीक। जो प्रभाव अभी वातावरण में देखे जा सकते हैं, दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज का, उसको हम लोग कम करने के लिए ये कदम उठाते हैं। तो यही बात है यहाँ पे कि प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि हम जिस वातावरण में हैं, अभी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके साथ अनुकूलित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी परिस्थिति है उसमें हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा फिगर है, जिससे मिटिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मोर इफिशियंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम से जो ऊर्जा यूज हो रही है या फिर वहां से जो अनेक प्रकार के प्रदूषक तत्व निकल रहे हैं, जो पानी के, वातावरण को, हवा को गंदा कर रहा है, उसको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसी को कहा जाता है कार्बन इमिशन को कम करने की बात की जा रही है। उसके बाद जो अगला है इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कहा जाता है कि साइकिल का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। उसके बाद व्हीकल्स, जो पर्सनल व्हीकल्स का कम उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि पेट्रोलियम की आवश्यकता कम पड़ेगी देश में, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। उसके बाद जो है सीजनल ईटिंग एंड लेस मीट, मतलब कहा जाता है नॉनवेज का कम उपयोग करें, सीजनल जो सब्जियां हैं उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। उसी के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमें अपने शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाना होगा, मतलब कि पेड़ पौधे को बढ़ाना होगा, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, जो चाहे वो कूड़ा फेंक देते हैं या फिर कहीं पे आग लगाते हैं, तो इन सारी क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीजों को अवेयर करने की आवश्यकता है, जो लोग समझ सके कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं। जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या फिर जो वाटर की बर्बादी, अनेक ऐसे जगह हो चुके हैं अभी विश्व में, ठीक है, जहाँ पे पानी खत्म हो गए। पिछले ही बार अभी साउथ अफ्रीका में पानी खत्म हो गई थी, एक शहर में पूरा का पूरा जल का स्तर नीचे चला गया था। तो ये सारी चीजों से जागरूक करने की आवश्यकता है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज नहीं करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि उसका दुरुपयोग ना हो, तो उसको नहीं यूज करने के समय बंद रखा करें, जिससे कि हम एनर्जी को बचा सकें या फिर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागे, सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छा है। एडोप्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे अभी हम जीएम क्रॉप की बात किए थे कि अगर कहीं पे बारिश नहीं हो रहा है तो ऐसा हम क्रॉप बनाते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, जिससे जिससे कि वो कम पानी का उपयोग कर सके। कोई फसल ऐसा लगाए जो कम पानी में भी उबज सके, ठीक है, या फिर कोई ऐसा धान लगाए जिसमें कम पानी का उपयोग होता है। उसके डिलिमिटेशन ऑफ कोस्टल रिस्क एरियाज, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे प्रयास करें कि वहां पे रिस्क कम हो सके। उसके बाद एंटोमोलॉजिकल सर्विलेंस, उसके बाद फ्लड बैरियर अर्बन स्पेसिस,
तो यहाँ पे जितने भी शहरीकरण हो रहे हैं तेजी से, तो क्या हो रहा है कि जो वाटर फ्लोज है, जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश में देखा गया था, जो मेन वाटर फ्लो है वहां पे अगर बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, बहुत ज्यादा निर्माण हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो सोर्स जो है अवरुद्ध हो रहा है, उसी कारण ज्यादा फ्लड आ रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसका एक सही जो सरकार के द्वारा मेजर्स बनाए गए हैं उसके अनुसार ही कार्य किया जाए, जिससे कि वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल में है, देखा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि कॉप डॉक्यूमेंट सेल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग। इसी के लिए आज मैंने मिटिगेशन और अडेप्टेशन, पहले उसके टर्म्स को अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो इसमें सिंपली यही कहा जाता है कि 2025 तक सभी कंट्रियों को ऐसा बताना होगा कि जो वर्तमान समय में अडेप्टेशन के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, टू करंट एंड फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन देयर टेरिटरी एंड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोसेस इन इम्प्लीमेंटिंग सच अ प्लान बाय 2030। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग अच्छे से शब्दों में समझ लेते हैं समन और अनुकूलन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है जलवायु परिवर्तन किसी स्थान के तापमान और विशिष्ट मौसम पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन लाता है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है कि किसी विशेष स्थान या संपूर्ण ग्रह से हो सकता है। ठीक है, तो इससे मौसम का जो मिजाज है वो हम लोग पूर्व अनुमानित नहीं कर पाते हैं, पहले जैसे अनुमान कर लेते थे, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज का इतना दुष्परिणाम आ गया है कि सडन भी बहुत से दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। इसी कहा जाता है कि हम लोग कम पूर्वानुमान लगा पाते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो मानव जनित गतिविधियां हैं, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने या कम करने की जो रणनीतियां हैं उसको मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है, समन और अनुकूलन, मतलब कि मिटिगेशन और एडेप्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में जो अंतर है, तो जो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन जो होता है, समन जो होता है जलवायु परिवर्तन को कम करना। ठीक है, ऐसा हम लोग उपाय अपनाएं जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करें। इसी के लिए हम लोग ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहे हैं, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिंपली जो मिटिगेट करने के, जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसको रोकने की बात की जा रही है। इसी में कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह को कम करना शामिल है, या तो उन गैसों के स्रोतों को कम कर सकते हैं, या इन गैसों को जमा करने और संग्रहित करने वाले सिंक, जितने भी कार्बन सिंक होते हैं, तो कार्बन सिंक के लिए बड़ी मात्रा में हमें फॉरेस्ट लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो बड़ी संख्या में कार्बन को सिंक करते हैं। जबकि अनुकूलन क्या होता है, अब एडेप्टेशन की बात क्या है, तो बदलती जलवायु में जीवन को अपनाना। ठीक है, जिस भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाना ही, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं, यानी वास्तविक या अपेक्षित भविष्य की जलवायु के साथ तालमेल बिठाना। जलवायु परिवर्तन जो है वो समन रणनीति और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच अंतर यह है कि समन का उद्देश्य कारणों से निपटना और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को कम करना, जबकि अनुकूलन यह दिखाता है कि उसके नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए और किसी भी अवसर का लाभ कैसे उठाया जा सके। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ गए। अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करें। उसके बाद समन का जो लक्ष्य है जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप से बचाना है और पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय सीमा में ग्रीन हाउस गैस के स्तर को स्थिर करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन को खतरा न पहुंचे, जो खाद्य सुरक्षा है उसको खतरा न पहुंचे, और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये बातें की जा रही है मिटिगेशन में। ठीक है, समन में, तो जिसके लिए एक सस्टेनेबल प्रोसेस, एक टिकाऊ तरीका अपनाने की बात की जा रही है। भारत के संदर्भ में समन रणनीतियों के उदाहरणों में शामिल है जैसे कि पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताएं। ठीक है, एनडीसी लक्ष्य, वनीकरण, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाने की बात की जा रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करें जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो, जिससे कि उससे बहुत ही कम पॉल्यूशन निकले। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे कहा जाता है अनुकूलन। ठीक है, अडेप्टेशन। एडेप्टेशन का जो लक्ष्य है वो जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव, जैसे कि समुद्र स्तर पर जो लगातार वृद्धि हो रही है, समुद्र स्तर पर अतिक्रमण, अधिक तीव्र चरम मौसम की घटनाएं, जो अनियमित घटनाएं हो रही हैं, अभी भी दिसंबर का मौसम चल रहा है फिर भी ज्यादा ठंड नहीं आई है, तो ये जो अनियमितता है मौसम का, इसमें भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा योगदान है। यह खाद्य असुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संभावित लाभकारी अवसरों का
अधिकतम लाभ उठाना भी शामिल है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि इसमें जो संभावित लाभकारी अवसर है उसका भी लाभ उठाना शामिल है, जैसे जलवायु अनुकूल कृषि, बुनियादी ढांचा और शहर नियोजन विकास करने की रणनीति भी इसमें शामिल है। परंतु शहर नियोजन विकास भी उनके मानदंडों के द्वारा ही किया जाए, जिससे कि जो जल के स्रोत हैं वो प्रभावित ना हो। उसके बाद समन समाधान जो है वो वैश्विक है, स्थानीयकृत नहीं है। मतलब कि ये जो मिटिगेशन है ये किसी एक स्थान के लिए नहीं है, ये वैश्विक स्तर पे है। लेकिन अनुकूलन समाधान जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मिटिगेशन है, जो किसी भी प्रभाव को रोकने की बात की जा रही है तो वो वैश्विक स्तर पर होती है। वहीं जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, वो हर एक स्थान पे अलग अलग रणनीति के अनुसार होती है। तो भविष्यवाणी करना मुश्किल है और इसमें कई ट्रेड ऑफ शामिल भी हैं। ठीक है, तो समन जो है वो रणनीतियां जो है दीर्घकालिक होती है और अनुकूलन रणनीतियां जो होती है वो अल्पकालिक होती है। ये बहुत अच्छे डिफरेंस है। ठीक है, 5-6 पॉइंट दे दिए गए हैं। इसमें अब निष्कर्ष में कहा जाता है कई अनुकूलन और समन जो है वो विकल्प ऐसा विकल्प है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है, लेकिन कोई भी विकल्प अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मतलब कि दोनों में से कोई भी विकल्प जो है वो पूरी तरह आपको किसी भी दुष्परिणाम से, जो क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम है, उससे बाहर नहीं निकाल पाएगा। दोनों को एक बैलेंस तरीके से उपयोग करना होगा। प्रभावी कार्यान्वयन सभी स्तरों पर नीतियों और सहयोग पर निर्भर करता है और समन और अनुकूलन को जोड़ने वाली एकीकृत प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में जो आया था। ठीक है, द हिंदू में, इसी में कहा जाता है कि प्रमुख COP28 मसौदा दस्तावेज में क्या कहा गया है। तो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि देशों को 2030 तक जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर प्रगति दिखानी होगी और इसके लिए 2025 तक रिपोर्ट देना होगा। रविवार को जारी एक प्रमुख जलवायु दस्तावेज के मसौदे में कहा गया कि 2025 तक सभी देशों के पास अपने क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए एक विस्तृत योजना होनी चाहिए और 2030 तक एक ऐसी योजना को लागू करने में प्रगति प्रदर्शित करनी होगी। ठीक है, तो मंगलवार को दुबई में, अभी दुबई में ही चल रहा है COP28। ठीक है, जिसमें अंतिम संस्करण समझौते का एक हिस्सा में ऐसा उम्मीद किया गया कि इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया गया कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन का रिपोर्ट पे लोगों को सीरियसली लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें की गई है। अनुकूलन के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 57 लाख करोड़ टिल 2030 तक खर्चा होंगे, जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, 2023-24 के बेस ईयर में। और क्लाइमेट इंड्यूस्ड डैमेज कुड लीड टू एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 15 लाख करोड़ बाय 2020-30। और जो जलवायु से संबंधित, जलवायु जनित जो नई नई समस्याएं आएंगे तो 2030 तक लगभग भारत का 15 लाख करोड़ खर्च होगा उसे समाधान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एडेप्टेशन के लिए नए नए जो निर्माण कार्य होंगे उसके लिए लगभग 72 लाख करोड़ का खर्च होने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं कि वार्षिक वार्ता जो अभी वर्तमान में COP28 चल रहा था उसमें बहुत बार बातें की गई मिटिगेशन की, कैसे हम इस दुष्परिणाम को कैसे रोक सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, किसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सोर्सेज को सबसे पहले कम करने की बात की जा रही है। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इमिशंस हैं, कार्बन इमिशन हो, ग्रीन हाउस इमिशन हो, इसको कम करने की बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। ठीक है, जिससे कि देश को अपने स्वयं के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए समयबद्ध योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके, जो ग्लोबल स्टॉक टेक प्रक्रिया पर जोर देने में परिलक्षित होता है। हालांकि अनुकूलन पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। व्यापक वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं 1760 के आसपास, जब वेस्टर्न कंट्री के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो उसके पूर्व के काल को 1760 के आसपास के समय से उस समय जो तापमान था उससे जो भी वैश्विक तापमान है लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं जो है वो तेज हो गई है। तो अनुकूलन का तात्पर्य है पारिस्थितिकी, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों में समायोजन करना है। ठीक है, ये एड्रेशन की बात की जा रही है, जो देशों को उनके और अन्य प्रत्याशित जलवायु प्रभावों के जवाब में करना चाहिए, जिससे कि जो जलवायु प्रभाव है उसको कम किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रभाग के अनुसार ये कार्रवाई देश विशिष्ट है और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिटिगेशन जो होता है, ठीक है, मिटिगेशन दीर्घकाल के लिए होता है और वैश्विक स्तर पे होता है, सभी जगह एक ही होता है। वहीं एडेप्टेशन जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है।
ठीक है, अल्पकाल के लिए, और हर एक स्थान पे अलग अलग होता है, ये रीजन बाय वैरी करता है। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रभाग के अनुसार ये कार्रवाइयां देश विशिष्ट है और बाढ़ सुरक्षा के निर्माण, चक्रवातों के लिए प्रारंभिक चेतावनी स्थापित करने और सूखा प्रतिरोधी फसलों पर स्विच करने से लेकर सरकारी नीतियों को नया रूप देना हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये जो बात की जा रही है COP28 का जो प्रमुख विचार है, कूलिंग उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, जिसमें 6 नवंबर को COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा और केनिया सहित 63 देशों ने कूलिंग उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की पहली प्रतिज्ञा पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अमेरिका तो हस्ताक्षर कर ही देता है, उसके बाद फिर जब पैसे की मांग होती है तो पीछे हट जाते हैं। तो ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा में क्या क्या कहा गया है, तो अवधि जो है इस प्रतिज्ञा का लक्ष्य जो है ग्रीन हाउस गैसों के एक महत्वपूर्ण स्रोत को संबोधित करते हुए 2050 तक कूलिंग उत्सर्जन में कम से कम 68% कटौती की बात की गई है। ठीक है, मतलब कि हमें नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करना है, जिससे कि जितने भी कूलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, तो इसमें ऐसे उपकरण का उपयोग करें जिससे कि कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न हो। ठीक है, जिससे कि इसका इमिशन कम हो, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। ठीक है, इसी की बात की जा रही है, 68% तक कम करने की बात की गई है 2050 तक, और इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश जो हैं वो 63 देश हैं। वैश्विक उत्सर्जन में वर्तमान योगदान जो है वो शीतलन उत्सर्जन, मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और शीतलन ऊर्जा से वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का 7% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इमिशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, 7% जो है वो इसी तरीके से हो रहे हैं जो एसी और रेफ्रिजरेटर से हो रहे हैं। उसके बाद अनुमानित वृद्धि भी है, ऐसा सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें वृद्धि भी होगी। बढ़ते वैश्विक तापमान और एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे शीतलन उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण 2050 तक ये उत्सर्जन जो है 3 गुना और बढ़ने की उम्मीद है। इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें कहा जाता है कि द ऑनगोइंग 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज dedicated discuss to key measures aimed at showing power growth, cutting predicted emission by a certain percentage and benefiting 5 billion people as आउटलाइंड बाय एक्सपर्ट। तो इसी की बात की जा रही है कि इसको किसी भी तरह कम करने की बात की जा रही है ग्लोबल कूलिंग क्राइसिस का। तो इसमें क्या क्या चीजों की भूमिका है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सारे चीज जो है प्रारंभ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग शीतलन उपकरणों में किया जाता था, लेकिन ओजोन रिक्तीकरण मतलब कि ओजोन डिप्लीशन इससे होने लगा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा, इसकी चिंता के कारण 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त कर दिया गया। तो उनका स्थान ले लिया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन था जिसे समाप्त कर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और उसके बाद उसका स्थान ले लिया HFC और SCFC। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस क्षमता जो है, हालांकि HFC और SCFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये जो दोनों हैं, ये जो जब से यूज होने लगा एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर में जितने भी कूलिंग करने वाले कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले CFC का उत्सर्जन ज्यादा होता था, लेकिन अब जो है HFC और SCFC का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन तो नहीं होता, लेकिन वे बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो HFC 134A जैसे कुछ रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 3400 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो HFC 134A है वो 3400 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने का क्षमता रखता है। तो HFC और SCFC उत्सर्जन के स्रोत और प्रभाव, उपकरणों से रिसाव, ये गैस अक्सर क्षतिग्रस्त उपकरणों या फिर कार एयर कंडीशन, कार में जो एसी लगा होता है उससे लीक करता है, खासकर उनके जीवन चक्र के अंत में। ठीक है, जब वो खराब होने वाला था या बहुत पुराना हो गया होता है कार या एसी, उसके बाद जो लीक होता है, इसी कारण सबसे ज्यादा मात्रा में HFC और SCFC निकलते हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में क्या योगदान करता है, तो इन गैसों का रिसाव जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा योगदान करता है। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला है। उसके शीतलन ऊर्जा की चुनौतियां क्या क्या है, तो शीतलन के लिए बिजली, शीतलन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शीतलन उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली से आता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ता हुआ कूलिंग डिवाइस, जो लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है ग्लोबल स्तर पे, 1.1 डिग्री बढ़ गया है अगर 1760 से तुलना करें। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से अभी अगर तुलना करें तो
ग्लोबल लेवल पे 1.1 डिग्री तापमान बढ़ गया है, जिसके कारण जो ग्लोबल मार्केट है वहां पे जो कूलिंग ऑब्जेक्ट है उसका डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है, इसके कारण इस बिजली का अधिकांश हिस्सा जो है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका कूलिंग ऑब्जेक्ट का उपयोग होने लगा है, तो इसके कारण बिजली का भी डिमांड बढ़ गया है और बिजली के आपूर्ति के लिए हम लोग जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, खासकर विकासशील देश में, क्योंकि जहां ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन कोयला से ही होता है। ठीक है, शीतलन मांग और ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुष्चक्र। उसके बाद फीडबैक लूप क्या है, तो बढ़ते वैश्विक तापमान से शीतलन की मांग बढ़ रही है, जो बदले में अधिक और गर्मी का योगदान कर रही है। उसके बाद बढ़ता हुआ कूलिंग डिवाइस जो है 2050 तक कूलिंग डिवाइसों की संख्या जो है 3.6 बिलियन से बढ़कर 9.5 बिलियन होने की उम्मीद है। अगर वैश्विक स्तर पर कूलिंग पहुंच का विस्तार किया जाता है तो 14 मिलियन डिवाइसों की संभावित आवश्यकता होगी। ठीक है, 2050 तक की बात की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 7% तक हम लोग इसमें से जो HFC SCFC का उत्सर्जन को कम करेंगे। ठीक है, इमिशन को कम करेंगे, ऐसा अभी 63 देशों के द्वारा साइन किया गया है COP28 में। उसके बाद इसके समाधान और रणनीतियां का क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन में 150 से अधिक देशों ने 2016 में 2047 तक HFC खपत को 80% तक कम करने की सहमति जताई थी, जिससे कि संभावित रूप से 2100 तक 0.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। उसके बाद जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेटर को बढ़ावा देने के लिए जो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। कम या शून्य ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। उचित निपटान और प्रबंधन, रेफ्रिजरेटर्स का प्रभावी प्रबंधन और निपटान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वैकल्पिक शीतलन विधियां और भी नए नए ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं हम लोग ठंडे वातावरण को रखने के लिए, या फिर जो फ्रिज में ठंडा करने के लिए सामान रखते हैं उसका, और भी जैसे मिट्टी के भी अनेक उपकरण बनते हैं जिससे भी सामान प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाते हैं। या फिर ऐसे भवन डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एयर कंडीशन की आवश्यकता को कम कर दे, जैसे कि बेहतर इंसुलेशन और वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है जिससे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग कम करें या फिर इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें। निष्कर्ष में कहा जाता है कि ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा जो है जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहल जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। अब देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। तो इसका स्टेटमेंट एक है, उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना। उसका दूसरा स्टेटमेंट है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन से 40% विद्युत स्थापित क्षमता। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है 2030 तक ओजोन क्षयकारी पदार्थों का पूर्ण उन्मूलन करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें कहा जाता है कि भारत ने अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको कहा जाता है INDC, की घोषणा की है, जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ घरेलू प्रयास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अन्य प्रयासों को शामिल करते हुए देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% तक कम करने और 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, परिवहन क्षेत्र जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है। ये गलत है, ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता किसी भी अन्य GHG से अधिक है। ये सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो यूरोपियन यूनियन से कम है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है।
मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर चीन में से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो है वो सबसे ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज्यादा है, जबकि भारत में दोनों में कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसी के लिए इसका उत्तर सी हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ, मतलब कि भारत के भविष्य के विकास के लिए एक रणनीति का निर्धारण करने की बात की जा रही है। यहाँ पे जो बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा भारत की इकोनॉमी के लगातार रैपिडली ग्रोथ की बात की गई है। जैसे भारत के द्वारा ऐसा बोला गया है कि 7% का ग्रोथ रहेगा 2023-24 में, ठीक है, जो जीडीपी का है। वहीं आईएमएफ के द्वारा कहा गया 6.3%। तो यही बातें यहाँ पे की जा रही है और समस्याएं क्या क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे 2023-24 में भारत की वृद्धि जो है वो वर्तमान में आरबीआई द्वारा 7% अनुमान लगाया गया है, जबकि आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि 6.3% तक बढ़ेगा। वहीं 2023-24 की पहली 2 तिमाही में भारत का ग्रोथ जो हुआ वो 7.8% हुआ और 7.6% हुआ और दूसरी तिमाही में व्यापक आधारित रहा। तो भारत को इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई के वर्तमान में अनुमानित 7% का जो ग्रोथ हो गया उसका वृद्धि होने का एहसास है। ऐसा संभावना लगाया जा सकता है कि जो आरबीआई ने कहा था कि 7% भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा 23-24 में, उसका सही होता हुआ दिख रहा है। तो मध्य अवधि में आईएमएफ ने 2028-29 तक 6.3% वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है भारतीय इकोनॉमी का। और बढ़ती वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत की भविष्य की विकास रणनीतियों को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो इसी की बात हम लोग शुरुआत में भी कर रहे थे। जैसे वैश्विक स्तर पर जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, ठीक है, या फिर इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर अनेक जगह पे भू राजनीतिक संघर्ष को देखा जा सकता है। ठीक है, मिड ईस्ट में लगातार समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिससे कि आपूर्ति श्रृंखला में टूट के साथ साथ स्वीकृति के लिए स्विफ्ट स्विफ्ट जो मेनली होता है, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें मेनली कहा जाता है कि एक वास्ट मैसेजिंग नेटवर्क होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा उपयोग किया जाता है क्विकली, एक्यूरेटली और सिक्योरली सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, जैसे कि मनी ट्रांसफर करते हैं, इस चीज के लिए यहाँ पे स्विफ्ट सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्विफ्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जैसी प्रणालियों को पहुंच न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, क्योंकि लगातार जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसी कारण ऐसी बात कही जा रही है। तो वैश्विक स्तर पर अनेक देशों की वास्तविक जीडीपी में गिरावट देखा गया है, जिससे कि वैश्विक निर्यात की मांग में भी कमी हुई है। भारत सहित कई देश जो है वो आपूर्ति अनिश्चितताओं और मूल्य अस्थिरता के कारण आयातित पेट्रोलियम पर भी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। भारत के मामले में अगर कहा जाए तो 2003-04 से लेकर 2008-09 के दौरान निर्यात में सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि देखी गई है। 2013-14 में यह 25% तक बढ़ गया। वहीं 2022-23 में यह 22.8% थी, जो 2019-20 और 20-21 में गिरकर 18.7% निचले स्तर पर आ गई थी। ठीक है, इसमें कहा जाता है मध्य अवधि में निवेश दर क्या था, तो भारत को घरेलू विकास चालकों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होना होगा। जैसे विशेष रूप से 7% से अधिक की वास्तविक वृद्धि हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए घरेलू बचत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अनुमान है कि 2022-23 में नाममात्र बचत दर लगभग 29% होगी और चिंता का जो घरेलू क्षेत्र है वहां का वित्तीय परिसंपत्ति में बचत में होने वाली हाल की देखी गई गिरावट भी महत्वपूर्ण है, जो 2015-16 से 19 की जो कोविड का टाइम था उसके दौरान 7.8% के औसत से घटकर 2022-23 में जो हमारा जीडीपी था उसको 5.1% हो गया था। तो वो तो वहां पे कोविड के कारण गिरावट आई थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हमारे देश का विकास हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, उसको बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे रोजगार देने की बात की जा रही है कि अभी वर्तमान समय में जो है हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं होने के कारण, कौशल विकास का कमी होने के कारण अभी भी बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज्यादा है भारत में। तो उत्तरोत्तर अधिक श्रम बचत, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों की उपस्थिति में नौकरियां की तलाश करने वाली एक बड़ी संभावित रोजगार योग्य आबादी के साथ भारत अगले 3 दशकों में खुद को एक अद्वितीय स्थिति में पाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार कहा गया है कि भारत की जो कामकाजी आयु की आबादी का हिस्सा जो है 2030 में 68.9% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इसका समग्र निर्भरता जो है अनुपात सबसे कम
2% होगा। ये पैटर्न भारत की बढ़ती कामकाजी उम्र, मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि 2030 तक जो है 68.9% जो लोग होंगे वो सबसे ज्यादा युवा होंगे, युवा श्रेणी में होंगे, लेकिन जो इन पर निर्भर लोग होंगे मात्र 31.2% होंगे। ठीक है, ये पैटर्न भारत की बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए संसाधनों के आवंटन में वृद्धि की मांग करता है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे इसे नई प्रौद्योगिकी के श्रम विस्थापन प्रभाव को अवशोषित करने में भी सक्षम बनाया जाए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा नवीन तकनीक के कौशल विकास की बात की जा रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी ज़्यादा से ज़्यादा दौर चल रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए इसके थ्रू प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। और जनरेटिव एआई, एआई से संबंधित नए नए तकनीक को सिखाने की बात की जा रही है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों के अवशेष की सुविधा से समग्र विकास में वृद्धि हो सकेगी। वैश्विक जलवायु चिंताओं के मद्देनजर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी क्या किया जा रहा है, तो भारत ने वैश्विक जलवायु चिंताओं के मद्देनजर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जाता है। जैसे कि COP26 में क्या कहा गया था कि भारत ने 2021 से 2030 के बीच कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 अरब टन कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान दीजिएगा कि भारत की अपनी पहलों में जैसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ये दोनों याद रखिएगा। GGI मतलब कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और ओशोबोब मतलब कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इथेनॉल आधारित और हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग पर भी जोर देता है। जलवायु को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी परिवर्तन संभावित विकास दर को कम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कौशल विकास की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, उसको ज़्यादा इंप्रूव करने की बात की जा रही है। इस प्रतिकूल प्रभाव को सेवा क्षेत्र के विकास पर जोर देकर कम किया जा सकता है, मतलब कि कहा जाता है कि सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करेंगे तो उससे हमारा जो कार्बन इमिशन है वो भी कम होगा और हमारे देश का विकास भी तेजी से होगा। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो अभी वर्तमान समय में प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे ईंधन का उपयोग ज़्यादा होगा, तो कार्बन उत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो हमें सर्विस सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करने की बात की जा रही है, जो अपेक्षाकृत जलवायु अनुकूल है। ठीक है, इसके लिए बड़ी संख्या में हमें पैसे की आवश्यकता होगी। विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी लक्ष्यों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी चूक हुई। विकास को उसकी क्षमता के करीब बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि संयुक्त राजकोषीय घाटा और जो ऋण GDP अनुपात है उसको 6% और 60% के बीच में ही रखा जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट एंड डेट टू GDP रेशियो आर ब्रॉट डाउन टू 6% एंड 60%। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को 6% तक ही रखा जाए और डेट टू GDP को 60% रखा जाए, जिससे कि क्या होगा रेस्पेक्टिवली, सो दैट द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट रिलेटिव टू रेवेन्यू रिसिप्ट इज केप्ट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। इसलिए इसको एक्सेप्टेबल लिमिट तक रखने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो CMI क्या क्या है, इससे केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व खाते पर संतुलन या अधिशेष प्राप्त करने में भी मदद मिलेगा, जिससे कि सरकारी बचत में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था की समग्र बचत दर में भी वृद्धि होगी। अगले 2 वर्षों में 6.5% की विकास दर लगभग संभव लगती है और यह आंशिक रूप से कोविड-19 के काल के कम विकास दर से उभरने का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मध्य अवधि में भारत का विकास प्रदर्शन जो है वो घरेलू और बाहरी दोनों कारकों से, मतलब अभी जो 2 क्वार्टर का दिया गया है रिपोर्ट RBI के द्वारा और लगातार ग्रोथ दिखाया गया है, 7 से ऊपर रहा है, इसी की बात की जा रही है, जिसमें बचत और निवेश दरों को बढ़ाना, श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं के कौशल अधिग्रहण में सुधार करना, रोजगार अनुकूल प्रौद्योगिकी मिश्रण को अपनाना, ऐसे मुद्दे जिन पर देश को 7 से 7.5% की विकास दर हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कि हमारे देश के विकास के लिए, भारत के भविष्य के विकास के लिए एक बेहतर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, AI आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लगभग 68 से 69% हमारे देश में युवा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे देश का विकास और तेजी से सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली फ्रीबीज के बारे में कहा जा रहा है। अभी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके द्वारा कहा गया, धनखड़ के द्वारा,
कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स विल टेक अ टोल ऑन इकोनॉमी, मतलब कि मुफ्तखोरी की राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मुफ्तखोरी में लिए तभी होता है जैसे कि किसी को सिलेंडर बांट देना, शराब या पैसा या फिर पार्टी, ठीक है, मतलब कि चिकन मटन का पार्टी दे देना। देखा जाता है ग्रामीण स्तर पे ये सारे आम चीजें हैं, ठीक है। किसी को उसके जैसे अभी सब्सिडी दिया गया था, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो हाल ही में इलेक्शन से पहले यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को झारखंड में, तो उसी के समय जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका एक इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया गया था। तो ये सब कहीं ना कहीं फ्रीबीज है, यह अपने रूलिंग पार्टी के द्वारा ये फायदा उठाया जाता है क्योंकि उन्हें पता था और उसी के सामने इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो इसी फ्रीबीज की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ गलत व्यवहार करने के लिए कुछ वैश्विक संस्थानों पर हमला किया, भ्रष्टाचार को मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और उनका कहना है कि भारतीय शासन व्यवस्था भाईचारा, भाई भतीजावाद से मुक्त होने की तत्काल आवश्यकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की जिसमें भारत के चुनाव आयोग को उस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जब्त करने या पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की जो चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त उपहार देने का वादा करता है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि वोट पाने के लिए किसी को लैपटॉप, साइकिल, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सारी चीजों से लुभाता है वोट देने के लिए, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में मुफ्त चीजें जो फ्रीबीज है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिए मुफ्त बिजली, पानी की आपूर्ति, अभी दिल्ली में देखा जाता है कि एक निश्चित लिमिट तक पानी फ्री कर दिया गया है। उसके बाद बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा लुभाया जाता है कि अगर मेरा सरकार आ गया तो मैं इतनी संख्या में रोजगार दूंगा, लेकिन अभी तक किसी ने अपना मैनिफेस्टो का बात नहीं माना है। उसके बाद दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लुभाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी जाती है। महिलाओं को मासिक भत्ता और साथ ही लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि जैसे गैजेट देने का वादा किया जाता है। तो मुफ्त सुविधाएं जो होते हैं वो मतदाताओं को लुभाने का सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन इसकी सरकारी खजाने पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। तो याचिका में क्या कहा जाता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि अतार्किक मुफ्त उपहारों के मनमाने वादे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों का उल्लंघन है। सार्वजनिक निधि से निजी वस्तुओं, सेवाओं का वितरण जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जो खास के सरकार में रहता है, जो रूलिंग पार्टी में रहता है, जिसका सरकार चल रहा होता है, वो इसका ज्यादा मिसयूज करता है। सार्वजनिक निधि क्लियर लिखा गया है, जो पब्लिक का पैसा उसी से अगर निजी वस्तुओं और सेवाओं का वितरण होता है जो सार्वजनिक उद्देश्य से संबंधित नहीं है तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 162 मतलब कि राज्य के कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 266(3) मतलब कि भारत की संचित निधि से व्यय और अनुच्छेद 282 का उल्लंघन होता है जो संविधान के विवेकाधीन अनुदान है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र को कानून बनाने का भी निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन इस पर कानून नहीं बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नेता के ही अधिकारों को बाधित किया जाएगा। तो इसने चुनाव चिन्ह आदेश जो है वो 1968 के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की है जो एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता की शर्तों से संबंधित है और एक राजनीतिक दल जो है वो अतार्किक मुफ्त उपहार वादा वितरण नहीं करेगा। ऐसा कहा गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से ऐसा नहीं किया जाएगा। यह आदेश दिया गया था आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के द्वारा, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इस निर्देश का उल्लंघन होता है। मुफ्त चीजों के पक्ष में तर्क और उससे जुड़े मुद्दे जैसे कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता, कम विकसित राज्यों की मदद करने की बात की जा रही है। तो मुफ्त चीजों से जो जुड़े मुद्दे हैं इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है, उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध देखा जाता है, समानता के अधिकारों के विरुद्ध देखा जाता है। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, तो एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त सुविधाएं एक गंभीर मुद्दा है जो चुनाव में समान अवसर को बाधित करता है, ठीक है। तो ये बात है। अदालत ने यह भी माना कि चुनाव घोषणा पत्र में वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए जब सत्तारूढ़ दल इसके लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करता है तो
मुफ्त वितरण को रोका नहीं जा सकता है। राज्य विधानसभा में विनियोग अधिनियम के पारित होने के माध्यम से ऐसा उद्देश्य दिया गया। तो देख सकते हैं अदालत द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र को हम लोग रोक भी नहीं सकते और मुफ्त वितरण को भी रोक नहीं सकते। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जो सीधे चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री को नियंत्रित करता हो, और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसको सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दे सके। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आगे का रास्ता क्या है? एक बेहतर नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कि फ्री बीज को कंट्रोल किया जा सके, इस तरह के अतार्किक वितरण को कंट्रोल किया जा सके। विवेकपूर्ण मांग आधारित मुफ्त सुविधाओं को नियंत्रित किया जा सके। सब्सिडी और मुफ्त जो फ्री बीज है उसमें अंतर करना, जैसे मुफ्त चीजों के प्रभाव को आर्थिक दृष्टि से समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, जो फ्री बीज दिए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसे से ही खरीदा हुआ होता है, तो इसे सोचने की आवश्यकता। और सब्सिडी और मुफ्त वस्तुओं के बीच अंतर करना भी आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी जो होता है उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है जो मांगों से उत्पन्न होते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोगों को यह महसूस कराना चाहिए कि वे मुफ्त में अपना वोट बेचकर कितना गलत कर रहे हैं। यदि वे विरोध नहीं करते हैं तो वे अच्छे नेताओं की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जो फ्रीबीज के बारे में था। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स बीइंग फोर्स्ड टू कमिट साइबर क्राइम्स ऑन द राइज। मतलब कि बहुत से केसेस ऐसा इंटरपोल के द्वारा कहा गया है, याद रखिएगा इंटरपोल के रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा है, उसके बाद उसको विक्टिम बनाकर उसको जबरन, ठीक है, साइबर क्राइम को कमिट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये मेनली याद रखिएगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स किस चीज से संबंधित है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जबरन साइबर क्राइम में धकेल रहा है। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, मेनली इसमें यही बात कहा जा रहा है, मानव तस्करी के पीड़ितों द्वारा संचालित धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ पहले इंटरपोल ऑपरेशन से इस बात को और सबूत मिले हैं कि यह प्रवृत्ति दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों से आगे बढ़ी है और इस अभ्यास में भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने भी भाग लिया है। धोखाधड़ी योजनाओं में नकली क्रिप्टो करेंसी निवेश, घर से काम करने की धोखाधड़ी वाली पेशकश, लॉटरी, ऑनलाइन जुआ घोटाला, ठीक है, ये सारी चीजें शामिल है। तो इंटरपोल के द्वारा कहा गया कि मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी, यौन शोषण जैसे आरोप में विभिन्न देशों को 281 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, मेनली ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही यूपीएससी के द्वारा पीटीएम पूछ दिया जाता है। उस समय याद भी नहीं रहेगा 5-6 महीना बाद कि ऑपरेशन स्टॉर्म था क्या, जब तक आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, एक डायरी बनाकर छोटा छोटा एक एक पॉइंट लिख के आप लोग बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि हमें क्या करना है। ये लोग लास्ट जब एग्जाम का 15 दिन बचा होता है तो लोग ये भूलने लगते हैं। जबकि 149 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया गया, 360 से अधिक जांचें खोली गई, जिसमें से कई पर अभी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। मेनली हम लोग जो पढ़ने के लिए थे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स के। ठीक है, यही बातें यहाँ पे भी कहा जाता है कि पीड़ितों को कई प्रकार के गंभीर उल्लंघनों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि उनकी सुरक्षा के लिए खतरे भी शामिल है और कई लोगों को यातना और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या सजा, मनमानी हिरासत, यौन हिंसा, जबरन श्रम, अन्य मानवाधिकार के उल्लंघन की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से किसी व्यक्ति को पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें जबरन साइबर क्राइम के लिए मजबूर करते हैं, जिसके कारण इस तरह के अनेक प्रकार के कृत्य देखे जा सकते हैं वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार का पूरा उल्लंघन करता है। तो ये थे आज के कुछ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, जिससे कि हम लोग एक छोटे से लक्ष्य को प्राप्त कर सके 1000 सब्सक्राइबर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।